हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम। दिस इज सौम्या। होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हो। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11th आर्ट एंड कल्चर। फर्स्ट बुक हो चुकी है ऑलरेडी, हमारे चैनल पे अनिकेत सर ने कराई हुई, आप उसे देख सकते हैं। नाउ सेकंड बुक इज लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 1, लर्निंग अबाउट क्राफ्ट। इसका फर्स्ट पार्ट, ये 2 पार्ट्स में मैंने चैप्टर को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट इज इन दिस वीडियो एंड सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस आती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी एंड इफ यू वांट टू कांटेक्ट, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड दिस इज द ईमेल आईडी एंड आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाउ इफ यू लुक अराउंड आवर होम, you will find number of things used every day that represent the heritage of Indian crafts। अब बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे घर में जो इंडियन हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है, हेरिटेज ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स को रिप्रेजेंट करती है, जो एंशिएंट टाइम पे यूज होता था उसको रिप्रेजेंट करती है, एंटीक चीजों को। उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं? एन एम्ब्रॉयडर्ड कुशन और पिलो केस, अ बैम्बू बास्केट और चेयर विवन विद केन, अ पीस ऑफ ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी भी होती है, अ दरी और कारपेट, a stone bowl, a clay pitcher or surahi, or a lamp or diya, a mat or a broom, a hand-woven sari. It is quite possible that one or more objects in this list have been replaced in your home by industrial product. If that has happened, you can ask your parents about what they used before the modern object arrived. अब बहुत सारी चीजें इनमें से हम मॉडर्न यूज करने लग गए हैं, तो पहले जो एंशिएंट चीजें थी आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी एंशिएंट चीजें यूज हुआ करती थी पहले टाइम में। ऑन द फेस ऑफ इट, अ ब्रूम और अ मैट, अ शॉल और अ हैंड वुवन स्कार्फ में अपीयर मशीन मेड। अब जो ये शॉल है, हैंड वुवन स्कार्फ है, दे में अपीयर मशीन मेड। वो देखने में कैसे लगते हैं? जैसे मशीन से बने हुए हो। ऑन द अदर हैंड यू कैन फाइंड नायलन मैट्स। आपको नायलन मैट्स मिलेंगी मार्केट में विच आर मेड मैकेनिकली विच लुक एग्जैक्टली लाइक हैंड वुवन। अब कुछ नायलन मैट्स होती हैं जो मार्केट में हमें मिलती हैं, वो दिखती कैसे हैं कि बिल्कुल हैंड वुवन स्ट्रॉ मैट्स हैं, बट वो नहीं होती हैं। दे लुक एग्जैक्टली लाइक हैंड वुवन स्ट्रॉ मैट्स। Unless you observe carefully, you may not see much difference between the two। एकदम से देख के नहीं पता चलेगा आप लोगों को कि वो हैंड वुवन है या mechanically made है। However, there is only a superficial similarity between an object made by a craft person and its copy made by machine। एक superficial similarity होती है, देखने में ही थोड़ी थोड़ी लगती है similarity, but actually उनमें काफी difference है hand woven और machine में। When people talk about craftsmanship, they often have in mind machine made perfection। However, the kind of perfection a work of craftsmanship represent is quite different from the mechanical perfection of a मास प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जो परफेक्शन क्राफ्टमैनशिप में मिलती है, जो हैंडमेड होता है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल परफेक्शन। काफी डिफरेंस होता है इसमें ऑफ अ मास प्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट। द डिफरेंस कम्स फ्रॉम द ट्रेसेस ऑफ इंडिविजुअलिटी दैट यू कैन फाइंड इन हैंडक्राफ्ट ऑब्जेक्ट। जो हैंडक्राफ्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या दिखता है? ओरिजिनलिटी, इंडिविजुअलिटी दिखती है कि किस पर्सन ने उसको बनाया है, उसकी कला दिखती है। These traces may look like marks of imperfection in comparison to the mechanically produced object। For instance, in handmade bamboo fan, the surface may be rough in part, where the bamboo had a knot। तो वहां पे आपको एक knot दिख सकती है या फिर उसके अंदर कोई imperfection दिख सकती है। The natural texture of bamboo continues to live in the handmade fan। अब handmade fan में होता है जो natural texture है वो बरकरार रहता है, बट जो कॉपी आती है दैट इज वेरी स्मूथ एवरीवेयर, वहां पे आपको कोई नॉट या इम्परफेक्शंस नहीं दिखेंगी। एंड एवरी फैन विल लुक आइडेंटिकल। जितने भी मशीन मेड फैंस होंगे, जो मशीन से बने हुए होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे एंड सेम होंगे बिल्कुल। कॉन्ट्ररी टू दिस यूनिफॉर्मिटी, ईच क्राफ्ट प्रोडक्ट, अब क्राफ्ट प्रोडक्ट जो होता है इट इज डिफरेंट even if it looks similar to others। देखने में मे बी वो सिमिलर लगे बट वो एक दूसरे से एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। A hand woven साड़ी has no exact match। अब जो हाथों से बनी हुई साड़ी होती है उसका कोई एग्जैक्ट मैच नहीं है। जैसे हम हैंकरचीफ्स बनाते हैं घर पे, वो भी बहुत यूनिक होता है, वो अलग होता है, उसके जैसा कोई सेम हैंकरचीफ नहीं बन सकता है। मे बी देखने में सेम हो बट वो होंगे अलग।
ऑल ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आर प्रैक्टिस्ड इन कम्युनिटीज। जितने भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स होते हैं वो कहाँ प्रैक्टिस होते हैं? कम्युनिटीज में प्रैक्टिस होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल में प्रैक्टिस होते हैं, इंडिविजुअली प्रैक्टिस नहीं होते हैं। द मैन और वुमेन हु प्रैक्टिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इनहेरिट्स इट फ्रॉम सीनियर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जितने भी लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स यूज करते हैं, जो बनाते हैं, वो कहाँ से सीखते हैं? अपने सीनियर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी से। जैसे अगर हम घर की बात करें, अगर घर में कोई एंटीक चीजें लेके आता है तो वो एक रूल बन जाता है, एंड जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, जो न्यू जनरेशंस हैं, वो भी अपने सीनियर मेंबर से ही सीखती है, यूजुअली व्हाइल ग्रोइंग अप इन अ फैमिली। The knowledge and skills involved in any craft are diverse, starting from basic knowledge about the material with which the craft is practiced. तो जो नॉलेज और स्किल्स हैं जो क्राफ्ट्स में इन्वॉल्व होती हैं, जो नॉलेज और स्किल्स लगती हैं किसी क्राफ्ट को बनाने के लिए, वो सबकी अलग अलग होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नॉलेज अबाउट द मटेरियल, सबसे पहले हमें मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए, विद विच द क्राफ्ट इज प्रैक्टिस, जो टूल्स लगते हैं, the tools with which it is made, to the numerous skills applied in order to transform the material in work of aesthetic beauty and of daily use. तो जिस तरह वो यूज किया जाता है उसके लिए सब चीजों के लिए नॉलेज लगती है, बहुत सारी स्किल्स अप्लाई होती हैं क्राफ्ट बनाने के लिए। लेट अस फॉर एग्जाम्पल लुक एट अ पिक्चर और अ फ्लावर पॉट। अब ये फ्लावर पॉट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो मटेरियल यूज होता है, द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट इज द मोस्ट बेसिक एंड परहैप्स द ओल्डेस्ट रिसोर्स यूज्ड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ पॉटरी एज क्राफ्ट। जो मटेरियल इसमें यूज होता है, बेसिक मटेरियल, वो बहुत एंशिएंट टाइम से यूज हो रहा है, बहुत ओल्डेस्ट रिसोर्स है जिससे वो पॉटरी क्राफ्ट बन रहा है। द राइट काइंड ऑफ क्ले यूज होती है। सबसे पहले राइट काइंड ऑफ क्ले हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसे क्लीन करते हैं, वे ट्रीट करते हैं उसको, एंड देन टर्न इट इनटू पॉट्स ऑफ डिजायर्ड शेप्स विद द हेल्प ऑफ पॉटर्स व्हील। तो उसको हम फिर क्या करते हैं, एक डिजायर्ड शेप जो हमें चाहिए होती है पॉट की, उसमें उसको कन्वर्ट कर देते हैं। किसकी हेल्प से? पॉटर्स व्हील की हेल्प से। वंस अ पिक्चर इज गिवन शेप, जैसे एक बार उसे शेप दे देते हैं, इट इज फायर्ड इन अ किल्न इन ऑर्डर टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। उसको हम फायर करते हैं किल्न में ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो। इन ईच ऑफ दी स्टेजेस न्यूमरस स्किल्स आर इन्वॉल्व, काफी सारी स्किल्स इन्वॉल्व है। A potter must also maintain several levels of awareness while applying his skills. उसको अवेयर होना पड़ेगा ताकि वो सारी स्किल्स को अप्लाई कर सके, in order to ensure that जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत बेसिक होना चाहिए, रिलायबल क्वालिटी होनी चाहिए और ब्यूटीफुल होना चाहिए। Now beauty and use. Aesthetic beauty and usefulness need not to be two separate qualities. जरूरी नहीं है अलग अलग क्वालिटीज हो, एक ही प्रोडक्ट में दोनों चीजें भी मिल सकती हैं। In modern times, we sometimes feel that something to be used in everyday life need not to be beautiful. अब जब भी हम आज की डेट में जो चीजें यूज करते हैं, जरूरी नहीं है वो ब्यूटीफुल होती हैं। That should be useful, or that something beautiful cannot be put to daily use. और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ब्यूटीफुल होती हैं बट हम उसको डेली यूज नहीं करते हैं। कई बार हम बहुत जो एक्सपेंसिव क्रॉकरी है वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल है बट वो डेली यूज के लिए नहीं होती है। We assume that if an object is to be used frequently, it need not to be delicate and graceful. So, हम ये मान के चलते हैं जो चीजें डेली यूज में हम यूज करते हैं वो डेलिकेट और ग्रेसफुल नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने क्रॉकरी का एग्जाम्पल लिया, इतनी डेलिकेट नहीं होनी चाहिए कि वो टूट जाए। This assumption is quite mistaken in the context of traditional crafts. अब ये assumption, this is quite mistaken, गलतफहमी है लोगों की। The best way to understand why is this so is by making something by our own hands. आप अगर अपने हाथों से बनाओ कुछ तो आपको समझ आएगा। जैसे try making an object of daily use in your life as a student. If you have no experience of stitching and embroidery, you can still try to make a small bookmark. एक small bookmark बनाने की कोशिश करो by wrapping a small rectangular cardboard with a piece of cloth. एक rectangular cardboard लो जैसे इन्होंने बनाया हुआ है, उसको एक piece of cloth से wrap कर दो, which has a design like a flower or a leaf embroidered on it. जिसके ऊपर एक डिजाइन है फ्लावर का या लीफ का। In order to make such a bookmark, you will need to take several decisions. आपको बहुत सारे decisions लेने पड़ेंगे. Each decision will draw your attention into two directions. One, towards the choice of cloth. पहले तो हम देखेंगे कैसा क्लॉथ चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, एम्ब्रॉयडरी कैसी होनी चाहिए, एंड सेकंड क्या सोचेंगे हम,
towards your own likes and dislikes in these matters. हम ये भी देखेंगे कि हमें क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, कौन सा हमें क्लॉथ पसंद है, उस हिसाब से हम उसको चूज करेंगे. When you start the actual cutting and stitching, जब हम actually cutting and stitching start करेंगे, you will go through a series of thoughts and emotions. You will feel pleased with yourself when the rectangular cardboard is wrapped up and stitched tightly with the cloth you have selected. तो जो खुशी मिलेगी हमें खुद करके उसको रैप करके, that will be different. You will feel somewhat irritated with yourself if one of the corners does not look as neat and angular as the other 3 corners too. अब कई बार अगर 4 corners है, एक corner neat नहीं लगेगा, तो you will be feeling irritated. हम irritate हो जाएंगे इस बात से कि वो corner clean क्यों नहीं है. Ultimately, when the work is finished, the bookmark is ready, you will feel pleased with yourself in a strange sense. हम अपने आप से ही खुश होंगे, खुशी महसूस होगी. This is example which can help you appreciate how craft product combine beauty with use. तो ये example से आपको पता, ये करके आपको पता चलेगा कि craft product it combines beauty with use. A imperfect piece of work will look so intimate that you will look at its blemishes like a blunt corner with affection. अगर आप उसको उसकी कोई कमी भी देखोगे तो आप उसको बहुत affection से, बहुत खुशी से देखोगे. A sense of personal relation with the object in hand will give it in your eyes a beauty that more perfect looking bookmarks made of metals and plastic may not have. तो कई बार जो हैंडमेड होती है, जो हम खुद के हाथों से बनाएंगे, वो इतनी ज्यादा हमें खुशी देगी, इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, जो आपको परफेक्ट लुकिंग बुकमार्क्स जो मेटल्स के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, उससे नहीं मिलती. The secret lies in the point that a craft product does not pretend to be perfect. It only aspires to be perfect. तो मेन थिंग इज जो क्राफ्ट प्रोडक्ट है, they do not look perfect. वो देखने में परफेक्ट नहीं होते हैं, but they aspires to be perfect. वो इतना ज्यादा होते हैं, वो इतना एस्पायरिंग होते हैं कि वो हमें परफेक्ट लगते हैं. Now this is what it makes so human. इसलिए जो हैंडमेड है वो बहुत ह्यूमन लगता है. As human beings, we too can only aspire to be perfect. हम सिर्फ aspire कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं perfect बनने के लिए in whatever we do, but we can never be perfect. पर हम कभी perfect नहीं हो सकते. Even the Taj, which is a great work of craftsmanship and is rightly regarded as one of the wonders of the world, is not perfect. अब जो ताजमहल है, that is one of the wonders of the world, ये भी perfect नहीं है. If you visit Taj and look at it carefully, you will find that it expresses a deep aspiration to be perfect. It tries to be very perfect, even as it reveals many examples where the individual sculpture has left his own mark, which prevents the overall design from looking pure mechanical. जो individual sculpture है, कोई भी sculpture है जो यहाँ पे build है by the workers, जिन्होंने ये ताजमहल बनाया, उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ दी, उन्होंने अपनी पहचान छोड़ दी, जिससे वो बहुत अलग लग रहा है और वो मैकेनिकल नहीं लग रहा है. The reason why craft work is so satisfying may well be because it represents a deep urge in us to reach higher and higher levels of perfection. अभी क्यों है satisfying? क्योंकि it represents a deep urge. इससे हमें क्या पता चलता है कि बहुत ज्यादा और लेवल हमें बढ़ाना है perfection का. What does the word perfection mean? अब perfection का मतलब क्या है? Before we enter the world of different craft forms discussed in the book, let us think about the meaning we can give to the word perfection in context of crafts. अब perfection का meaning हम क्या दे सकते हैं in context of crafts? There are two ways in which we can proceed in the search. One is to reflect on experience. एक तो हम experience से reflect कर सकते हैं word perfection को. That working on craft brings to us. जब हम क्राफ्ट बनाते हैं और उससे जो हमें एक्सपीरियंस होता है, एक तो हम उससे परफेक्शन का मीनिंग दे सकते हैं. एंड द अदर वे इज टू एग्जामिन द आउटकम. दूसरा हम कैसे परफेक्शन का मीनिंग दे सकते हैं? जो आउटकम आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है आफ्टर दैट क्राफ्ट, तो जो हमारे काम का है. एंड लुक फॉर एस्पेक्ट्स ऑफ परफेक्शन इन द प्रोडक्ट. और हमें देखना है कि उसमें प्रोडक्ट के अंदर क्या परफेक्शन है, जो विजुअली हमें आउटकम दिख रहा है. एक एक्सपीरियंस एंड एक जो हमें आउटकम उसका काम का दिख रहा है, उससे हम परफेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ द एक्सपीरियंस ऑफ क्राफ्ट वर्क. इट इज इजी टू से दैट द वर्क इन्वॉल्व्ड इन एनी क्राफ्ट इज मेनली ऑफ मैनुअल काइंड, इन द सेंस दैट क्राफ्ट वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एफर्ट ऑफ आवर पार्ट. अब जितना भी क्राफ्ट वर्क होता है वो मैनुअल होता है, हाथों से होता है, फिजिकल वर्क होता है.
When we make a small diya of clay or garland of flowers, mala, our eyes and hands are actively engaged. जब भी हम कोई दिया बनाते हैं या माला बनाते हैं garlands of flowers, तो हमारी जो eyes हैं and जो hands हैं वो engaged रहते हैं, उन्हीं से हम बनाते हैं. However, if we look at this kind of work more deeply, we will notice that it is not purely manual. पर अगर हम ध्यान से देखें वो प्योरली मैनुअल नहीं है, प्योरली हाथों से बना हुआ नहीं है. अ ग्रेट डील ऑफ मेंटल अटेंशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज. बहुत ज्यादा मेंटल अटेंशन हर स्टेज पे चाहिए, हर स्टेज पे हमें अपने ब्रेन का यूज करना है. एंड एट सर्टेन पॉइंट्स वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट वी आर डूइंग. और कुछ पॉइंट्स पे हमें कॉन्सेंट्रेट भी करना है कि हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज द माला वी आर मेकिंग में नॉट टर्न आउट वेल. नहीं तो हमारा जो प्रोडक्ट जो भी हम बना रहे हैं वो अच्छे से नहीं बनेगा. Each flower has to be accommodated in the mala with care and concern for its individual character, size and color. जो हर फ्लावर है जो माला में है उसको बहुत ध्यान से हमें माला में डालना है, उसके कैरेक्टर के हिसाब से, साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से. It must have space, good company and the needle must pierce it without injury. Without injury वो needle को हमें पूरी माला needle से वो बनानी है. If we have made a diya many times, we may get so good at it that we don't need to think about it at all the time. एक बार अगर हम उसको बहुत बार बना ले किसी एक प्रोडक्ट को, तो हम उसको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमसे इजीली वो बन जाएगा. In other words, we get so skilled at this work. हमारी जो स्किल है वो और भी शार्पन हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी. So we don't have to think and use our brains to make it again. Skilled at this work that our hands and eyes carry on without conscious decisions being made by the mind. Conscious decisions करने की जरूरत नहीं है, वो automatically वो चीजें बनती जाएंगी. You must have noticed how a tailor can continue to work on his machine while talking. अब हमने देखा है कि जब भी टेलर काम कर रहे होते हैं वो बात करते करते ही अपना काम करते रहते हैं. A barber can do the same thing, but even a high skilled tailor or barber does pay attention to what he is doing if he does not want to make mistakes. Perhaps what happens is that the mind and the body together enter into a rhythm of work. Certain decisions which are of a routine kind get taken without too much thought. Hence the person can keep talking while his hands are working. But at certain moments when something crucial is to be done, the mind takes full control and guides the eyes and hands to focus on the work itself. तो अभी क्या कह रहे हैं कि अगर हम कोई स्किल कर रहे हैं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम बात करते करते भी वो काम कर लेते हैं. बट अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है या बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम है, तो उस टाइम पे हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिवली वर्क करेगा. कुछ डिसीजंस होंगे जो रूटीन से हटके होंगे, तो उसमें हमारा ब्रेन एक्टिवली काम करेगा और उसमें फोकस करेगा जो हमें काम करना है. दिस रिमार्केबल यूनिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड इन क्राफ्ट वर्क इज व्हाट मेक्स इट प्लेजेंट एंड डीपली सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस. जो हमारे माइंड का जो यूनिटी होती है बॉडी की और माइंड की, जैसे हमारे हाथ चल रहे हैं दिमाग के साथ साथ, तो दैट मेक्स दैट प्लेजेंट. वो उस चीज को बहुत अच्छा बना देता है, उस काम को, और बहुत सेटिस्फाइंग बना देता है, जिससे हमें बहुत संतुष्टि मिलती है. इफ यू हैव एवर अटेम्प्टेड टू लर्न एनी काइंड ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट till now, you might have ignored the two suggestions given earlier in the chapter, that is to make a bookmark and mala. तो अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपने सजेशंस को देख लीजिए which you have ignored, that is to make a bookmark and mala. You still need a personal taste of making something with your own hands. जब तक आप अपने हाथों से नहीं बनाओगे आपको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होगा. To get the taste of mind body experience, जिससे आपको क्या मिलेगा? माइंड बॉडी experience. So here is yet another suggestion for something simpler than the earlier examples. तो भी यहाँ पे और suggestions हैं. Now try something as simple as making a cover for your textbook. Textbook के लिए cover बनाने की कोशिश कीजिए. As you start, alert your mind to all the decisions you are going to take, starting with choosing a piece of paper large and strong enough to survive for a few months in your school bag. तो हमें क्या करना है? सारे डिसीजन सोचने हैं उस टाइम पे कि आप क्या लेंगे, कौन सा पेपर चूज करेंगे, एंड दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ ताकि आपके स्कूल बैग में वो रहे.
The kind of paper you choose will have implications not only for the number of months the cover will last, its longevity, but also for the neatness of the folds, the sharpness of the corners, and of course, for the attraction that any design or picture might have on the side, which will wrap the front cover of your book. तो जो पेपर हम चूज करेंगे वो किस बेसिस पे चूज करेंगे कि वो नीट लगे उसके फोल्ड्स और शार्प लगे उसके कॉर्नर्स और अट्रैक्टिव भी हो, कुछ पिक्चर ऐसी बनी हुई हो जिसके फ्रंट कवर पे हो. If you select a page from an old newspaper to cover your textbook, its size may be convenient, but the neatness of the folds will suffer because the paper used as newsprint is rather thin and tears easily if you fold it with a sharp line. तो अगर हम कोई न्यूज़पेपर यूज करेंगे उसको कवर करने के लिए नोटबुक को, तो उसका जो साइज होगा मे बी कन्वीनियंट हो, बट नीटनेस नहीं आएगी उसके फोल्ड्स में, क्योंकि जो उसका पेपर होता है वो बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है और बहुत इजीली वो टीयर हो जाता है, फट जाता है. ब्राउन पेपर यूज्ड फॉर रैपिंग और मेकिंग पार्सल्स मे बी मोर सूटेबल. तो क्या ज्यादा सूटेबल होंगे? जो ब्राउन पेपर्स जो आप अपनी नोटबुक्स पे आप कवर जिससे करते हैं वो ब्राउन पेपर्स होते हैं, वो ज्यादा सूटेबल होंगे पार्सल्स बनाने के लिए, फॉर रैपिंग और मेकिंग पार्सल्स, रैप करने के लिए, पार्सल्स बनाने के लिए. फॉलोइंग दिस डिसीजन अबाउट द मटेरियल टू बी यूज्ड, यू विल नीड टू थिंक अबाउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पीस. तो कौन सा मटेरियल यूज करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि मटेरियल कौन सा यूज करना है. उसके बाद हमें देखना है कि उसकी लेंथ और विड्थ कितनी होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच पेपर यू वांट टू अलाउ द inside the cover. You want to allow inside the cover when you fold it along the book's own cover. तो अंदर हमें फोल्ड भी करना होता है, जब हमें नोटबुक पे चढ़ाना होता है कवर, हमें अंदर फोल्ड भी करना है, उस हिसाब से हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी देखनी है. At the corners, you can choose a simple fold or somewhat complex fold. Simple fold भी हम कर सकते हैं कॉर्नर में और complex fold भी कर सकते हैं. This kind of fold which doubles up the paper not only gives the strength to the corners but also looks more attractive when you open your notebook. अब जो फोल्ड्स होते हैं कॉर्नर के वो इसलिए हम डबल करके करते हैं ताकि उसको इस कॉर्नर को स्ट्रेंथ मिल सके एंड वो जैसे हम नोटबुक खोलें वो अट्रैक्टिव दिखे, वो अच्छा दिखे. Why do corners need greater strength? क्यों चाहिए होती है? As a user of textbook since childhood, you can easily answer this question. Corners easily वो फट सकते हैं, कॉर्नर से नोटबुक फट जाती है, इसलिए कॉर्नर ज्यादा स्ट्रेंथ मांगते हैं. Now this example should suffice to indicate how many decisions are involved in any manual work if it aspires to achieve as much perfection as possible. Suffice means enough. अब इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि मैनुअल वर्क को परफेक्ट करने के लिए कितने ज्यादा स्टेप्स, कितना ज्यादा सोचना पड़ता है. You can now appreciate the role that a long and sustained tradition in any specific craft plays. अब हम ये अप्रिशिएट कर सकते हैं, अब हम उस रोल को समझ सकते हैं कैसे किसी स्पेसिफिक क्राफ्ट को बनाने में इतना ज्यादा टाइम लगता है एंड इतने ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं. इफ अ क्राफ्ट हैज लिव्ड फॉर अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, मेनी ऑफ द डिसीजंस रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस इट विल हैव बीन टेकन बाय सेवरल जनरेशंस ऑफ पीपल हु लिव्ड बिफोर अस. तो जितने भी डिसीजंस लिए होंगे, जो बहुत सालों से क्राफ्ट्स बनती आ रही हैं हैंडमेड, तो किसने डिसीजंस लिए होंगे? जो सेवरल जनरेशंस हैं, वो जो उसको चला रही हैं उस क्राफ्ट को, उन सबने डिसीजंस लिए होंगे. These decisions have now become the basic knowledge. अब वो डिसीजंस क्या हो गया? वो नॉलेज हो गई, बेसिक नॉलेज ऑफ लर्निंग द क्राफ्ट. We can acquire this knowledge by sitting and working with the practitioner of that craft. अगर जो क्राफ्ट बना रहा है, जैसे पॉटरी है, जो बना रहा है उन पॉट्स को, उनके पास हम बैठें और सीखें, हम वो सीख सकते हैं. Of course, you will still need to apply your own mind when doing the craft work yourself. पर जब हम खुद करेंगे हमें अपना खुद माइंड लगाना पड़ेगा उस पे, but at least you will know what to do. पर हमें ये पता होगा हमें करना क्या है. By learning the basic knowledge of a craft from someone who knows it, you will become aware of the decisions you need to take when you start working and also of the small mistakes you will make as you move towards completion. जब हम किसी के पास बैठेंगे और वो सब सीखेंगे क्राफ्ट को, क्राफ्टमैन से हम सीखेंगे, तो वील बी अवेयर, हमें पता चलेगा हमें कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं. एंड जैसे ही हम कंप्लीशन के पास पहुंचेंगे, वो क्राफ्ट को बनाने के पास पहुंचेंगे, वी विल also learn about the mistakes which will happen in making that craft. The mistake will not hurt you the way mistakes in an examination of mathematics or language do. Rather, the mistakes will look like your
सिग्नेचर ऑन द प्रोडक्ट। जो मिस्टेक्स होंगे आपसे, आपको उसमें बुरा नहीं लगेगा, जैसे हमें किसी एग्जामिनेशन में कम मार्क्स आने पे बुरा लगता है, बट वो मिस्टेक क्या होगी, एक तरह से हमारा सिग्नेचर होगी उस प्रोडक्ट में। इन दिस सेंस दे विल मेक द प्रोडक्ट अ प्रेशियस मेमोरी, हमारे लिए वो प्रेशियस मेमोरी बन जाएगी ऑफ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्राइंग द क्राफ्ट। तो हमारे लिए एक मेमोरी बनेगी कि हमने इस चीज को ट्राई किया, और जो भी वो मिस्टेक होगी अगर हमसे, तो एक तरह से एक प्रोडक्ट पे सिग्नेचर होगा हमारा कि हमने बनाया है। एंड द प्रोसेसेस ऑफ थॉट एंड फीलिंग। नाउ लुकिंग एट अ क्राफ्ट प्रोडक्ट, as the opening lines of this chapter pointed out, craft work are so much a part of our daily lives that we take them for granted and don't observe and appreciate them. तो क्राफ्ट वर्क को हम इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स को डेली लाइफ में जब हम यूज करते हैं उसको इतना ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उतना अप्रिशिएट नहीं करते, उतनी तारीफ नहीं करते हैं। Now that you have opted to study heritage crafts as a subject, it is important for you to look at examples of crafts carefully and find in them the characteristics of long and great tradition. अब अगर हमने चूज किया है हेरिटेज क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ने को, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी क्राफ्ट्स हैं उनको बहुत माइन्यूटली स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ेंगे, कैसा ट्रेडिशन चलता आ रहा है। You can for example learn several important aspects of weaving by observing a handmade carpet और दरी इन योर होम और स्कूल। तो अगर आपने देखा होगा होममेड कारपेट या दरी देखी होगी, तो उसमें आप क्या देख सकते हैं, वीविंग, कैसे वीव किया गया है क्लॉथ को। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ योर फिंगर्स lightly across the dari to feel the characteristic texture that woven cotton dari has। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, उसका टेक्सचर टच करके कि वो टच करने में कैसा लगता है। इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द टेक्सचर ऑफ नॉटेड रग। जो रग होते हैं उससे काफी डिफरेंट होता है ये कॉटन दरी का जो टेक्सचर होता है। द वर्ड टेक्सचर लिटरली रेफर्स टू द फील। टेक्सचर का मतलब क्या होता है, फील, जो हमें उसको टच करके फील हो रहा है। फील दैट द अरेंजमेंट ऑफ फैब्रिक इन अ टेक्सटाइल गिव्स। किसी भी फैब्रिक का जो फील होगा उस टेक्सटाइल में, वो क्या होता है, टेक्सचर। नाउ इफ यू हैव नोटिस द टेक्सचर, ऑब्जर्व द पैटर्न इन विच द दरी हैज बीन विवन। उसके बाद ये आप दरी देख सकते हैं। सबसे पहले इसका हमें क्या देखना है, टेक्सचर। उसके बाद हमें देखना है पैटर्न, किस पैटर्न में उसको वीव किया गया है। नोटिस द शेप्स क्रिएटेड बाय द थ्रेड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। जिसने इस पे थ्रेड्स से काम किया हुआ है, थ्रेड वर्क किया हुआ है, उसमें आपको क्या देखना है, उसकी शेप्स देखनी है, क्या क्या उस पे शेप्स बनाई गई हैं। द कॉम्बिनेशन एंड शेड्स ऑफ कलर्स टुगेदर ब्रिंग अबाउट अ सेंस ऑफ डिजाइन। कलर्स और जो कॉम्बिनेशन है, शेड्स ऑफ कलर्स टुगेदर, सारे कलर्स मिलके जो एक कॉम्बिनेशन में आ रहे, एक डिजाइन बना रहे हैं, तो एक तरह से वो क्या लगता है, पूरा एक डिजाइन लगता है। ट्राई टू इमेजिन हाउ द शेप यू सी in it entirely must have emerged bit by bit as दरी progressed from thread to thread। अब दरी थ्रेड से ही हमने वीव करके बनाई है, तो बहुत छोटे छोटे उसके अंदर एक तरह से बिट बाय बिट बनाया गया है, उसको छोटे छोटे थ्रेड्स को वीव करके हमें इतनी बड़ी दरी को बनाया है। डू यू थिंक द दरी मेकर could see the completed design in his or her own mind before it surfaced fully on the dari? That is what must have happened, and it must have required a great patience to wait for the work to be। अब जब उन्होंने बनाया होगा दरी मेकर्स ने, तब तो उनको नहीं डिजाइन दिखा होगा कि एग्जैक्टली उनके माइंड में नहीं होगा कि हमें क्या बनाना है। तो उन्होंने क्या किया होगा, जब वो बना रहे होंगे धीरे धीरे उनको पता चल रहा होगा कि वो बन क्या रहा है, एंड बहुत ग्रेट पेशेंस लगी होगी टू वेट फॉर द वर्क टू बी completed। Indeed, the joy of waiting to complete a piece of craft, it what keeps one going slowly and carefully, taking small step at one's own relaxed pace in a quiet room of one's own home। तो एक तरह से एक जॉय होता है, खुशी होती है जब हम कोई क्राफ्ट को बनाते हैं एंड उसके लिए वेट करते हैं कि वो कब खत्म होगा। It is certainly very different to work in textile factory surrounded by noise of super fast machines। बहुत डिफरेंट होता है टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करना। We are surrounded by super fast machines की noise से surrounded होते हैं। Do think about all the differences between the two modes of production and the two kinds of products before you move to the next chapter। तो हमें क्या देखना है, differences देखने हैं दोनों में, handmade और machine made में, and ये भी देखने की modes of production क्या है and two kinds of
प्रोडक्ट्स क्या है। Now we'll study about crafts heritage. India is a combination of many worlds living in many centuries and cultures. बहुत सारे cultures हैं इंडिया में, different cultures हैं, बहुत सालों से different cultures practice होते आ रहे हैं। The world of India's crafts people spans millennia and spreads across the length and breadth of our land, which is seen in cities and towns by lanes and villages. अब जितना क्राफ्ट है वो इंडिया में इतनी ज्यादा फैला हुआ है, स्प्रेड है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ लैंड, सारी जगह है क्राफ्ट, विच इज सीन इन सिटीज एंड टाउन। सिटीज में भी है, टाउन्स में भी है, लेन्स में भी है, गलियों में भी है, विलेजेस में भी है। अ स्मॉल क्राफ्टेड ऑब्जेक्ट made in an unknown village of India has a capacity of becoming an object displayed in the finest museum of the world. कोई छोटी सी जगह पे भी, एक अननोन विलेज में भी अगर कोई क्राफ्ट बन रहा है, वो कैपेसिटी रखता है कि बड़े से बड़े म्यूजियम में वर्ल्ड के वो दिख सके। Yet, the same object is often merely an object of utility for a particular community, which never thinks of it as a great art. But कुछ कम्युनिटीज के लिए वो डेली यूज की चीज होती है, उनको वो ग्रेट आर्ट नहीं लगता है। इट इज ऑफन लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होती है कि कितना बड़ा आर्ट है। ऑफ वैरायटी ऑफ कल्चर्स, टेक्निक्स, meanings, uses and relevance of such handcrafted objects that allows us to neglect their beauty. उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है जिसकी वजह से वो निग्लेक्ट करते हैं उसकी ब्यूटी को एंड टेक आवर कल्चर हेरिटेज फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं वो हमारे कल्चर हेरिटेज को। Now the definition of crafts. Indian words for handicrafts are commonly अब Indian words कौन कौन से handicrafts के लिए? हस्तकला, हस्तशिल्प, दस्तकारी, कारीगरी, इन सबका मतलब है all meaning handiwork, but they also refer to objects made with craftsmanship, that is specialized skills of hands. Now this is important, specialized skills of hands, स्पेशल स्किल्स होती है जो हम हाथों में हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए, विच आर ऑल्सो आर्टिस्टिक, जो आर्टिस्टिक भी लगते हैं। द एस्थेटिक कंटेंट इन इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ सच गुड्स एंड मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ यूटिलिटी हैज अ वैल्यू दैट गोज बियॉन्ड मियर यूजेज एंड इज ऑल्सो प्लीजिंग टू आई। जो इसकी यूटिलिटी होती है, जो इसका यूज होता है, वो इसकी वैल्यू से भी ज्यादा होती है, और ये आई प्लीजिंग भी होता है, आंखों को भी इसको देख के अच्छा लगता है। A handcrafted object is seldom merely decorative. एक तरह से काफी डेकोरेटिव दिखता है ये, and whether it has no embellishment or is highly decorative, its true purpose is served only when it is both useful and as a fine form. तो इसका true purpose तभी होता है जब ये useful भी होता है और ये fine form में भी होता है, beautiful भी होता है। Crafts and culture. Crafts are therefore closely related to concept of form, pattern, design, usage, and these lead to its total aesthetic quality. तो जो क्राफ्ट है वो किससे रिलेटेड है? कंसेप्ट ऑफ फॉर्म, पैटर्न, डिजाइन, जो उसकी यूजेज है, इन सबसे रिलेटेड है, और ये सारी चीजें उसकी टोटल एस्थेटिक क्वालिटी बताती है। When all these aspects are rooted in the culture of the people in particular area of a country or among certain commodities or communities, crafts become a part of its culture heritage. जो प्रैक्टिस होते हैं क्राफ्ट्स एक कम्युनिटी में, वो क्या बन जाते हैं? उस पार्ट बन जाते हैं कल्चरल हेरिटेज के। हैंडक्राफ्टेड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट जस्ट वैल्यूएबल फॉर देयर एस्थेटिक क्वालिटी, सिर्फ एस्थेटिक क्वालिटी के लिए वैल्यूएबल नहीं होते हैं ये, पर ये किसके लिए वैल्यूएबल होते हैं? बट ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड वुमेन फॉर सेरेमोनियल एंड रिलीजियस पर्पसेस के लिए, किसी सेरेमनी के लिए या किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, अपनी लिविंग के लिए। नाउ कल्चरल एंड सोशल नीड्स फॉर क्राफ्ट। अब क्या जरूरत है? कल्चरल एंड सोशल नीड्स फॉर क्राफ्ट क्या है? दिस क्रिएटिव स्पिरिट इन द मिड्स ऑफ द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल इज वन ऑफ द यूनिक एंड सिग्निफिकेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन मेन एंड बीस्ट्स। तो जब स्ट्रगल हो रही थी, जब ये क्राफ्ट्स बनने स्टार्ट हो रहे थे, उस टाइम पे सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल थी, एंड इट वॉज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन मेन एंड बीस्ट्स, कि जो मेन थे, जो लोग थे, वहां पे क्राफ्ट्स बनाना स्टार्ट कर रहे थे। Why else do the forest communities even today lay so much store by painting the inside and outside of their homes or adorning their bodies with decorative tattoos or ornaments? अब जो फॉरेस्ट पीपल हैं, कम्युनिटीज हैं वहां पे, वो क्यों they lay so much store by painting the inside and outside of their homes.
पेंट करते हैं, adorning their bodies, decorative tattoos से करते हैं, ornaments से करते हैं. Why are people affected and often spiritually guided by colors? And why does a woman fashion an attractive handle for the broom she uses to clean her home? And why does she spend time invoking the blessings of God through her painting designs on their kitchen floor? तो आपने देखा होगा कि कभी पूजा होती है किचन फ्लोर पे, वो कुछ पेंटिंग डिजाइन्स करते हैं. दे want a very attractive handle of the broom. जो हम झाड़ू लगाते हैं उसका बहुत attractive handle चाहिए होता है, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, क्राफ्ट ही है, क्राफ्ट से ही आ रही हैं सारी चीजें. तो ये हमारी एक तरह से नीड है क्राफ्ट की. ना होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा. एंड अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं.